तो हमारा क्वेश्चन चल रहा था साइज ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्ती का साइज कितना हो सकता है। तो इसका आंसर सीधा सा है कि भी ये गांव से लेकर नगरों तक, रूरल टू अर्बन, यानी कि एक पूर्वा से लेकर महानगरों तक होता है। ये पूर्वा गांव का, नगर का एक गांव का एक हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर मानव बस्तियों का वर्गीकरण कीजिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उनके बेस के ऊपर डिवीजन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, दो तरह की बस्तियां हैं और उनका जो डिवीज़न किया जाता है वो आर्थिक आधार पर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पर ही होता है, और वो है ग्रामीण और शहरी, अर्बन और रूरल एरिया के अंदर। अगर हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि भाई नगरीय बस्तियां आप किसे कहोगे, डिफाइन अर्बन सेटलमेंट। जनरली कॉम्पैक्ट एंड longer in size with the main purpose non-agriculture economic and administrative functions। नगरों के अंदर जो प्रक्रिया होती है वो गैर कृषि कार्यों में लगे होते हैं, आर्थिक गतिविधियों में लगे होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन है, प्रशासनिक जो कार्य हैं वो उनके द्वारा पूरे किए जाते हैं। उसको हम जो है एक प्रकार का नगरीय प्रक्रिया कह सकते हैं। नेम डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट, अलग अलग प्रकार की जो बस्तियों के नाम हैं, प्रकार हैं, उनके बारे में बताइए। ये आप सभी जानते हैं, 4 प्रकार हैं इनके, क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हेमलेटेड और डिसअपीयर्ड, यानी कि गुंचित, अर्धगुंचित, एकांकी और हेमलेट टाइप के जो रूप हैं इनके, वो सारे इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। उसके बाद व्हाट आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडियन टाउन्स ऑन द बेस ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के आधार पर भारत में कौन कौन से नगरीय बनाए गए हैं। तो 3 हैं, एंसेंट है, मिडिवल है और मॉडर्न है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक नगर। विच टाउन्स हैव डेवलप्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। मॉडर्न टाउन्स आते हैं इसके अंदर, सारे हैव डेवलप्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो आधुनिक नगर थे वो सारे के सारे आज़ादी के बाद विकसित हुए थे, क्योंकि हमें चित्र पता है, द ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियन हैव डेवलप्ड ए नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया। अंग्रेज़ों ने और जो यूरोपीय कंपनियां थी उन्होंने भारत में बहुत से नगर विकसित किए थे। दे फर्स्ट डेवलप्ड सम ट्रेडिंग पोर्ट्स सच एज सूरत, दमन, गोवा, पांडुचेरी, मुंबई, चेन्नई, मद्रास है जो बोलते हैं इसको, कोलकाता। लेकिन अगर हम आज़ादी के बाद देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, वो भी हमने विकसित किए हैं। उनमें आपका चंडीगढ़ आ जाएगा, बंगलुरु आ जाएगा और द्वारका, ये इसके अंदर आ सकते हैं। अगर हम किसी प्राचीन टाउन की बात करते हैं, नेम ऑफ द एंसेंट टाउन ऑफ इंडिया, तो उसमें इलाहाबाद जिसे प्रयाग बोलते थे और पटना जिसे पाटलिपुत्र कहा जाता था। ये हमारे एंसेंट टाउनों के अंदर आते हैं, प्राचीन नगरों के अंदर आते हैं। मेगा सिटी, नेम दोज टाउन्स विच हैव बिकम मेगा सिटी। उन नगरों के नाम बताइए जब जो अब एक मेगा सिटी के रूप में विकसित हो चुके हैं। इनमें ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद, ये मेगा सिटी हैं, और मेगा सिटी इन द कंट्री। तो बम्बई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बंगलोर, हैदराबाद, इस तरह की जो सिटी है हमारे देश के अंदर, वो मेगा सिटी में काउंट हो चुके हैं। हमारे यहाँ सबसे बिगेस्ट, मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा जो नगर है वो मुंबई है। इसके अंदर पहले हमारे क्वेश्चन आ चुका था ये।
ऑन द बेस ऑफ सेंसियस इन हाउ मैनी कैटेगरीज हैव टाउन्स ऑफ इंडिया बीन डिवाइडेड। मतलब जनगणना के आधार पर भारत के नगरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये 6 प्रकार के नगर हैं, प्रथम श्रेणी से लेकर छठे स्थान तक, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थक पंचम और षष्ठम 6 तक आते हैं। ये जो पॉपुलेशन जिनमें सबसे ज़्यादा होती है, जो टॉपर होते हैं, वो प्रथम श्रेणी के अंदर आने आरंभ हो जाते हैं, बाकी उसके जो नीचे हैं उनका नाम आता है। व्हाट इज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी। मेट्रोपॉलिटन सिटी किसी कहते हैं जहाँ की आबादी जो हो 1 मिलियन से लेकर 5 मिलियन के बीच में होती है, उसको हम मेगा नगर का नाम देते हैं। एक और क्वेश्चन आपका जो बनता है, आर टाउन्स स्टिल इन देयर फंक्शन, स्टैटिक्स इन देयर फंक्शन। क्या जो नगर हैं उनके कार्यों को हम शिथिल कर सकते हैं। सिटीज आर नॉट स्टैटिक इन देयर फंक्शंस एंड फंक्शंस चेंज ड्यू टू देयर डायनेमिक नेचर। इवन स्पेशलाइजेशन cities as they grow in metros become multi-functional where industries, businesses, administration, transport become important। कहता है कि भाई आप नगरों के कार्य को शिथिल नहीं कर सकते, शिथिल इन द सेंस कि आप उनको ये नहीं कह सकते कि एक नगर में एक ही प्रकार का जो होना कार्य किया जाएगा, चाहे कोई भी नगर क्यों ना हो, वो वहाँ के भौतिक वातावरण के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार चेंज होता रहता है, प्रगतिशील होता रहता है, चाहे वो भले ही किसी एक पर्पज़ के लिए बनाया गया हो। जैसे आप कोई धार्मिक नगर में जाते हो, वाराणसी है आपका, हरिद्वार है, मथुरा है, इन अमृतसर है, वहाँ जाओगे तो अकेला केवल एक धार्मिक नगर नहीं है, वहाँ पर हर प्रकार की एक्टिविटी पाई जाती हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हों, प्रशासनिक हों, या फिर आपकी किसी प्रकार की ट्रेडिंग व्यापारिक हों। ये अलग अलग चीज़ें जो होना वो हर नगर के अंदर पाई जाती हैं। खासकर जब से ट्रांसपोर्ट की सुविधा ज़्यादा बढ़ी है तो कोई एक जगह ऐसी नहीं है जो नगर के रूप में विकसित हुई हो। फिर एक क्वेश्चन और है, नेम ऑफ रिलीजियस एंड कल्चर टाउन ऑफ इंडिया। भारत के कुछ ऐसे नगरों के नाम बताइए जो धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित हुए। तो मुझे लगता है इसका आंसर आप सबको पता होगा, वाराणसी है, मथुरा है, अमृतसर है, अजमेर है, पुष्कर है, कुरुक्षेत्र है, हरिद्वार है, उज्जैन है। ये ऐसे नगर हैं जो ऐतिहासिक हमारे देश के अंदर धार्मिक के रूप में भी हो और संस्कृति के रूप में भी पाए जाते हैं। नेम सम ऑफ द टूरिस्ट टाउन ऑफ इंडिया। टूरिस्ट टाउन भारत के अंदर कौन कौन से हैं? मंसूरी, शिमला, जोधपुर, जैसलमेर, माउंट आबू, ये टाउन ऐसे हैं जो टूरिस्ट प्लेस के रूप में जो है देश के अंदर विकसित हुए। ग्रेसिन नगर की बात आई थी आपकी कि ग्रेसिन नगर कौन कौन से हैं देश के अंदर, तो ये आपको मैंने पहले बता चुका था। ग्रेसिन नगर जो है वो मिलिट्री बेस एरिया होते हैं जहाँ जो मिलिट्री के लोग हैं, एयरफोर्स नेवी या आपकी और अन्य जो सेवाएं मिलिट्री की, उनके जो लोग हैं, उनके जो सर्वेंट है, जो उनकी पब्लिक है, जो उनकी फैमिली मेम्बर हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। अम्बाला है आपका, मऊ है। ये 2 उदाहरण हम पहले आपको दे चुके थे। तो इस लेसन 4 के MCQ जितने थे वो लगभग पूरे हो गए हैं। थैंक्स।